हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का, जिसके अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सिख धर्म के उदय के विषय में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिख राज्य की स्थापना की और देखेंगे कि किस तरह से महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सिख राज्य की स्थापना। सिख राज्य की स्थापना कैसे शुरू होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बंदा बहादुर के विषय में। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने बंदा बहादुर को अपना राजनीतिक उत्तराधिकार प्रदान किया था। तो इस वीडियो में हम वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बंदा बहादुर की। बंदा बहादुर जिन्होंने 1708 से लेकर 1716 तक सिखों का नेतृत्व किया। बचपन के नाम की अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। अन्य नाम जो थे वो माधवदास बैरागी, गुरु बख्श सिंह और बंदा बहादुर इन्हें कहते थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कश्मीर का जो पुंछ जिला है उसके राजौरी ग्राम में हुआ था। अब बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह से इनकी मुलाकात कहाँ हुई। तो गुरु गोविंद सिंह से जो इनकी मुलाकात थी वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इन्हें सिखों का राजनीतिक उत्तराधिकार दिया गया था, इसलिए ये सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता बनते हैं। मुगलों से इन्होंने 8 वर्षों तक संघर्ष किया, जो कि रहा 1707 से लेकर 1715 ईस्वी तक। सरहिंद का जो सूबेदार था वजीर खां, उससे इन्होंने 20 परगने जीते। मुगलों का जो सूबेदार था वजीर खां, उससे 20 परगने जीतने के बाद इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के वहां पर सिक्के चलाए। इसके अलावा जो इनका नारा था वाहिगुरु जी का खालसा, उसके स्थान पर इन्होंने फतेह दर्शन का नारा दिया। 1716 ईस्वी में गुरदासपुर का एक युद्ध होता है जिसमें ये गिरफ्तार हो जाते हैं। मुगलों के साथ ये युद्ध होता है जिसमें ये गिरफ्तार हो जाते हैं और बाद में जो मुगल बादशाह फर्रुखशियर था उसके द्वारा 1716 ईस्वी में दिल्ली में इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। अब बंदा बहादुर के बाद अगर सिख नेतृत्व की बात करें तो बंदा बहादुर के बाद जो सिख नेता थे वो 2 दलों में विभक्त हो गए। एक तो वो थे जो बंदई कहलाते थे, बंदई यानी कि बंदा बहादुर के सीधे सीधे अनुयायी थे। दूसरे थे तख्त खालसा जो कि कट्टर सिखपंथी थे। इसके अलावा इनके बाद 2 प्रथाओं का भी प्रचलन हुआ, जो कि एक थी शरबत खालसा यानी कि दिवाली और जो बैसाखी होती थी त्योहार, उसके मौके पर इकट्ठा होने की प्रथा को शरबत खालसा कहते थे। इसके अलावा एक प्रथा थी गुरुमत्ता, जो कि सबका साथ मिलकर निर्णय लेना होता था, यानी कि सब लोग साथ मिलकर जो निर्णय लेते थे उसे गुरुमत्ता कहते थे। सिख समुदाय छोटे छोटे संगठनों में इनकी मृत्यु के बाद विभक्त हो गया। इन्हीं जो छोटे छोटे संगठन थे उनमें से एक व्यक्ति थे कपूर सिंह। तो 1726 ईस्वी में जो पंजाब का मुगल सूबेदार था उस समय जकारिया खां, उसने क्या किया, कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता दे दी। अब इसके बाद जो कपूर सिंह थे उन्होंने क्या किया, 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने सिखों को संगठित करना शुरू कर दिया और दल खालसा की स्थापना करी। कपूर सिंह के बाद जो दल खालसा का नेतृत्व था वो जस्सा सिंह अहलूवालिया के पास आ गया और उन्होंने ही 1753 ईस्वी में राखी प्रथा का प्रचलन शुरू किया। राखी प्रथा क्या होती थी कि जो गांव होते थे इनके अंडर में, तो प्रत्येक गांव से उसकी उपज का 1/5 भाग लिया जाता था, तो उसे राखी प्रथा कहते थे। इसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, उस युद्ध के पश्चात सिख शक्ति थी उसका उत्थान होता है, क्योंकि इस समय जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी जैसे मराठा थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, वो सभी क्या थे, अपने अपने युद्धों में लड़े मतलब आपस में बिजी थे। तो इस वजह से आपसी युद्धों में जो उनके उलझे होने के कारण जो पानीपत का तृतीय युद्ध था उसके पश्चात इनकी शक्ति का काफी विस्तार हुआ। 1764 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर में देख तेग और फतेह के लिए युद्ध चांदी के सिक्के भी चलाए, यानी कि एक तरह से सिख संप्रभुता की शुरुआत कर दी। मतलब जब आपके अंडर में कोई इलाका आ जाता है और वहां पर आप अपनी मुद्रा भी चलाने लगते हैं तो एक तरह से आप वहां के संप्रभु शासक बन जाते हैं। तो इन्होंने इस तरह से जो सिखों की संप्रभुता थी उसकी शुरुआत कर दी। इसके बाद 1763 से लेकर 1773 ईस्वी में जो अनेक छोटे छोटे राज्य थे वो बन गए और उनको मिसल कहते थे, यानी कि जो ये पहले संगठन थे वो अब राज्यों में तब्दील हो गए और उनको मिसल कहते थे। जो कुल मिसलें थी वो 12 थी। तो पहले उन 12 मिसलों के नाम को देख लेते हैं कौन कौन सी थी। तो उनमें थी भंगी मिसल, निशानिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, नक्कई मिसल, अहलूवालिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा सिंधिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, दल्ले हवाला मिसल। इसके अलावा
जो फैजुलपुरिया थी वो फैजुलपुरिया मिसल, फुल्किया मिसल और धनई मिसल, इस तरह की ये 12 मिसलें थी। इनमें जो 5 शक्तिशाली मिसलें थी वो थी भंगी, अहलुवालिया, सुकरचकिया, कन्हैया और नक्कई, यानी कि इन 12 में से जो ये 5 मिसलें थी वो इन सब में ज़्यादा शक्तिशाली थी। अब आती है रणजीत सिंह की बारी, यानी कि रणजीत सिंह और सिख राज्य की स्थापना। आप देखेंगे कि किस तरह से रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की और बाद में अंग्रेजों ने किस तरह से सिख राज्य को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर ही लिया। अगर रणजीत सिंह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। स्थान की अगर बात करें तो गुंजरावाला में इनका जन्म हुआ था, जो कि सुकरचकिया मिसल के अंतर्गत आता था। पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम महासिंह था और माता का नाम राजकौर था। 1792 ईस्वी में जो इनके पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है और जो इनके पिता महासिंह थे वो क्या थे, सुकरचकिया मिसल के उस समय प्रमुख थे। जब उनकी मृत्यु होती है तो 12 वर्ष की अवस्था में ही सुकरचकिया मिसल के ये प्रमुख बनते हैं। अब क्योंकि ये काफ़ी कम उम्र के थे, इसलिए जो वास्तविक शासन था वो इनकी माता राजकौर, इनकी दादी सदाकौर और जो दीवान था लखपत राय, उनके नेतृत्व में बनी, यानी कि तीनों के नेतृत्व में बनी जो प्रतिशासन परिषद थी उसके पास था। 1797 ईस्वी में शासन की बागडोर उन्होंने स्वयं संभाल ली। उसके बाद पंजाब, कश्मीर, पेशावर तथा मुल्तान पे इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त कर ली। 1798 ईस्वी में जो अहमद शाह अब्दाली था उसका पोता जमान शाह पंजाब विजय के उद्देश्य से आया, यानी कि उधर अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो चुकी है, उसका जो पोता है अहमद शाह अब्दाली का जो पोता था वो पंजाब विजय के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन कुछ कारणों से उसे अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ता है। फिर जमान शाह की क्या होती हैं, 12 जो तोपें होती हैं वो चिनाब में गिर जाती हैं और रणजीत सिंह को चिनाब नदी से निकलवाकर जमान शाह के पास वापस भिजवा देते हैं। अब इस घटना से क्या होता है, जो जमान शाह था वो बहुत खुश होता है और खुश होकर जमान शाह रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की भी अनुमति दे देता है। इसके बाद उन्हें इसके अलावा वो क्या करता है, राजा की उपाधि भी प्रदान करता है। अब 1799 ईस्वी में लाहौर पर भी इनका अधिकार हो जाता है और लाहौर पर अधिकार करके ये उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद जो अमृतसर था वो उस समय भंगी मिसल के पास था, तो भंगी मिसल से अमृतसर को भी ये छीन लेते हैं, यानी कि उस पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं और बाद में उसे अपनी धार्मिक राजधानी बनाते हैं। 1805 ईस्वी में जो जसवंतराव होलकर था मराठा सरदार, वो इनके पास मदद के लिए आता है। मदद के लिए क्यों आता है कि 1805 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के मध्य युद्ध चल रहा होता है और जनरल लेक इस समय इसका पीछा कर रहा होता है, जिससे जान बचाने या मदद मांगने के लिए सिखों के पास आते हैं। लेकिन जो सिख हैं यानी जो रणजीत सिंह हैं वो इन्हें शरण नहीं देते हैं गुरुमत्ता के आधार पर। गुरुमत्ता आप जानते हैं कि साथ मिलकर जो निर्णय लेने की प्रथा थी उसे गुरुमत्ता कहते थे, तो उसी गुरुमत्ता के आधार पर जो सिख थे वो होलकर को शरण नहीं देते हैं। इसके बाद 1806 ईस्वी में लेक और रणजीत सिंह के मध्य एक समझौता भी होता है। समझौते में कुछ बातें तय होती हैं। एक तो ये कि जो सिख हैं वो होलकर को अमृतसर छोड़ने के लिए कहेंगे, क्योंकि होलकर उस समय अमृतसर में रुका हुआ था। इसके अलावा अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटाएंगे, क्योंकि जो होलकर था होलकर का पीछा करते हुए अंग्रेज अपनी फौज पंजाब तक ले आए थे। इसके अलावा दोनों में आपसी मित्रता रहेगी, यानी कि एक दूसरे के मित्र बन जाएंगे। इसी क्रम में 1807 में वो अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ तथा फिरोजपुर को भी जीत लेते हैं। 1808 में ये सतलज पार करके फरीदकोट, मालेरकोट तथा अंबाला को भी जीत लेते हैं। अब ये जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो ये चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, क्योंकि अंग्रेज तो खुद अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई और व्यक्ति अपना साम्राज्य विस्तार करे। तो ये चीज अंग्रेजों को जो पसंद नहीं आती, तो अंग्रेज इनसे संधि करने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ को भेजते हैं। तो अब ये चार्ल्स मेटकॉफ के सामने कुछ शर्तें रख देते हैं। शर्तें ये थी कि जो अफगान हैं, अफगान जब कभी सिख राज्य पर आक्रमण करेंगे तो उस समय अंग्रेज उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा जो पंजाब का मालवा क्षेत्र है उस पर रणजीत सिंह का अधिकार हो जाएगा। अब क्योंकि अंग्रेज तो खुद अपना विस्तार करना चाहते थे, तो वो उनकी ये शर्तें नहीं मानते और मेटकॉफ ने ये शर्तें नहीं मानी। एक तरह से अंग्रेजों ने उनकी ये शर्तें नहीं मानी और यहाँ पर संधि नहीं हो पाई। अगले वर्ष 1809 में रणजीत सिंह ने मालवा के जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण कर दिया। उधर से अंग्रेजों ने भी अपनी सेना भेज दी आख्तर लोनी के नेतृत्व में। अब आख्तर लोनी के नेतृत्व वाली जो अंग्रेजी सेना थी उससे रणजीत सिंह का मुकाबला हुआ और बाद में जो भी थोड़ी बहुत झड़प हुई, उसके बाद रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि उनसे स्वीकार कर ली। अब अमृतसर की संधि सिख और अंग्रेजों के मध्य हो गई। इसमें क्या किया गया कि जो सतलज नदी थी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई, यानी कि एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ सिख राज्य। इसके अलावा लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई। सतलज के जो पूर्व के राज्य थे वो अंग्रेजों के हो गए। इसके अलावा इसके बाद 1809 ईस्वी में ही रणजीत सिंह ने कांगड़ा की विजय भी की, यानी कि अब उनके पास नीचे को बढ़ने का एरिया तो अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं था, तो वो ऊपर को विजय करते हैं। तो उसी के बाद वो कांगड़ा की विजय करते हैं। 1813 ईस्वी में जो अफगान शासक अमीर था, यानी कि अफगान अमीर शाह शुजा जो था, अफगान का शासक शाह शुजा, वो उनको कश्मीर भी दे देता है, यानी कि कश्मीर को भी
रणजीत सिंह को दे देता है और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा भी उसे भेंट करता है। तो ऐसा वो कर क्यों रहा है? तो शासक बनाने में सहायता करने के लिए वो ऐसा करता है, कि वो रणजीत सिंह से शासक बनने के लिए सहायता मांगता है, इस वजह से वो ऐसा करता है। इसकी डिटेल थोड़ा हम आगे देखेंगे। 1818 ईस्वी में वो मुल्तान की विजय करते हैं। 1819 ईस्वी में कश्मीर में जब्बार खान, जो कि अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी था, उसके द्वारा नियुक्त किया गया था, उसको अपदस्थ करके रणजीत सिंह वहां पर भी अधिकार कर लेते हैं। 1919 में वो कश्मीर पे आक्रमण करते हैं और वहां पर जो मतलब शासक था उस समय जब्बार का था, जो कि अहमद शाह अब्दाली के उत्तराधिकारी के द्वारा नियुक्त वहां पर किया गया था। तो उसको हटा देते हैं और वहां पर भी कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पर जो उनके मध्य युद्ध होता है उसे सुपेन का युद्ध कहते हैं। इसके बाद 1821 ईस्वी में वो डेरा जाट पर अधिकार करते हैं, 1834 में पेशावर पर और 1836 में लद्दाख पर भी अधिकार कर लेते हैं। इस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार वो कर रहे थे। इसी बीच एक नोट देख लेते हैं पहले कि 1831 ईस्वी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उसके सम्मुख सिंध के अमीरों से रोपड़ की संधि भी महाराजा रणजीत सिंह करते हैं, यानी कि अंग्रेज और जो सिंध के अमीर थे वो और साथ ही साथ रणजीत सिंह, तीनों के मध्य एक संधि होती है। अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज कंपनी द्वारा उनकी संधि पर उनकी सिंध विजय पर लगाम लगाने की ये कोशिश थी। मतलब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो क्या करता है? सिंध के जो अमीर थे उनसे रोपड़ की संधि कर लेता है। इस तरह से सिंध से संधि करने का मतलब ये था कि अगर सिंध पे कभी आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनका साथ देंगे, तो अगर कभी अब रणजीत सिंह सिंध पर आक्रमण करते तो अंग्रेज सिंध का साथ देते। तो इस तरह से अंग्रेज कंपनी के द्वारा रणजीत सिंह की सिंध विजय पर ये लगाम लगाने की कोशिश थी कि वो सिंध पर विजय ना कर पाए। 1838 में सिंध में एक रेजिडेंट रख दिया गया अंग्रेजों की तरफ से। 1838 ईस्वी में बाद में एक त्रिदलीय संधि हुई, यानी कि उन्होंने रणजीत सिंह को भी इसमें शामिल किया, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से ऑकलैंड और महाराजा रणजीत सिंह और साथ ही साथ शाहसुजा, जो कि सिंध का अमीर था, उन तीनों के मध्य एक संधि हुई। अब पहले शाहसुजा के बारे में देख लेते हैं। तो शाहसुजा क्या था? 1800 ईस्वी में अफगानिस्तान का जो था वो शासक बना था। 1809 में एक दोस्त मोहम्मद नाम का दूसरा व्यक्ति था वहीं पे, उसके द्वारा वो वहां से विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि दोस्त मोहम्मद का कब्जा अफगानिस्तान पर हो जाता है। 1813 में वो रणजीत सिंह से सहायता के लिए आता है और यहीं पर वो कोहिनूर हीरा, जो हमने भी ऊपर देखा था, वो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट करता है। बाद में वो अंग्रेजों के संरक्षण में लुधियाना में रह रहा होता है। 1836 में ऑकलैंड गवर्नर बना तो जो दोस्त मोहम्मद था उसने रणजीत सिंह से पेशावर दिलाने की प्रार्थना की, परंतु ऑकलैंड ने यह बात नहीं मानी, यानी कि जो अफगानिस्तान का शासक है दोस्त मोहम्मद, उसने अंग्रेजों से प्रार्थना की कि वो रणजीत सिंह से उनको पेशावर दिला दे, लेकिन ऑकलैंड ने ये बात उनकी नहीं मानी। उसके बाद क्या था? जो दोस्त मोहम्मद था, दोस्त मोहम्मद ने रूस से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की कि ठीक है अंग्रेज नहीं दिलाएंगे तो रशिया वाले दिलाएंगे। इसके बाद जब अंग्रेज इस चीज से परेशान हो गए तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1838 में दोस्त मोहम्मद की बात ना मान के जो रणजीत सिंह थे, जिनसे वो पेशावर लेने की बात कर रहा था, उन्हीं के साथ मिलके ये त्रिदलीय संधि कर ली, जो कि किस किस के मध्य हुई, यानी कि सिंध का जो अमीर शाहसुजा था जिसको वहां से भगाया था वो, और साथ ही साथ रणजीत सिंह और अंग्रेज तीनों ने मिलकर ये संधि कर ली। इससे पहले की इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह कुछ कर पाते, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। यहाँ पर एक नोट है कि जो फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाखमा था, उसने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने जो महाराजा रणजीत सिंह है उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है, तो वो फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाखमा है। अब देखते हैं रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों को। तो रणजीत सिंह के अगर उत्तराधिकारियों की बात करें तो रणजीत सिंह के 3 पुत्र थे, एक थे खड़क सिंह, दूसरे थे शेर सिंह और तीसरे थे दलीप सिंह। सबसे पहले इनके जो उत्तराधिकारी थे वो बनते हैं खड़क सिंह, यानी कि 1839 में इनकी मृत्यु के बाद ये सिख राज्य की गद्दी संभालते हैं। 27 जून 1839 को खड़क सिंह शासक बना। खड़क सिंह के शासक बनने के बाद क्या हुआ? इनके समय जो डोगरा बंधु थे ध्यान सिंह, उसका अधिक प्रभाव था। 1840 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1840 में ही नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, जो कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य थे। नौनिहाल सिंह कौन थे? खड़क सिंह के पुत्र थे। तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है, मतलब खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह को सिख राज्य की गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन अचानक से इनकी भी मृत्यु हो जाती है, जो कि अगर जीवित रहते तो शायद रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य यही थे। इसके बाद जो खड़क सिंह की विधवा थी चांद कौर, यानी कि नौनिहाल सिंह की माँ, और जो रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे यानी कि शेर सिंह, उन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। अब जो शेर सिंह था, शेर सिंह क्या करता है? जो डोगरा बंधु थे गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुच्चा सिंह, उन तीनों की सहायता से चांद कौर की हत्या करा देता है। 1840 में शेर सिंह शासक बन जाता है, जो चांद कौर थी उसकी हत्या करा के। अब जब शेर सिंह शासक बन जाता है तो 1843 में क्या होता है कि जो चांद कौर के समर्थक थे अजीत सिंह, उन्होंने क्या किया? शेर सिंह और जो ध्यान सिंह जिसकी मदद से वो शासक बना था, उन दोनों की ही हत्या करा दी। इस तरह 1843 ईस्वी में रणजीत सिंह का जो अल्पवयस्क पुत्र थे दलीप सिंह, उसको शासक बाद में बनाया जाता है। 1843 में दलीप सिंह शासक बनता है।
संरक्षक कौन था? उसकी माता जिंदा कौर यानी कि जिंदन, क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो काफ़ी छोटी थी, क्योंकि वो अल्पवयस्क था अभी। तो जो संरक्षक थी वो उसकी माता जिंदा कौर, जिसे जिंदन कहते थे, वो बनती है। इसके अलावा जो उसका वज़ीर था वो लाल सिंह यानी कि जिंदन का प्रेमी, ऐसा माना जाता है कि ये जिंदन का प्रेमी था, तो वो बनता है। इसके अलावा जो सेनापति था वो तेज सिंह था, यानी कि तेज सिंह को सेनापति यहाँ पर बनाया जाता है। अब लाल सिंह जो था वो सेना के सहयोग से वज़ीर बना था, इसलिए उसको लगता था कि कहीं सेना उसे हटा ना दे, यानी कि सेना को अगर कुछ और पसंद आ गया या किसी और के नेतृत्व में आके वो उसे हटा ना दे पद से, इसलिए वो क्या करता है, जो सेना थी उनको अंग्रेज़ों के साथ उलझाए रखता है, यानी कि अंग्रेज़ उनके राज्य पर अधिकार ना कर लें, जो भी चीज़ें कुछ बता-बता के ऐसी चीज़ें वो उनको अंग्रेज़ों के साथ उलझाए रखा। सेना को अपने नियंत्रण में रखने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए जो लाल सिंह और रानी जिंदन थे, उन दोनों ने ही जो सिख थे उनको आंग्ल-सिख युद्ध में धकेल दिया, यानी कि अंग्रेज़ों को मौका दे दिया कि वो किस तरह से सिखों की जो राजनीति थी उसमें इंटरफेयर करें और जो सिख राज्य था उसको भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लें। अंग्रेज़ तो यही मौके में बैठे हुए थे। इसी क्रम में होता है प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध, जो कि 1845 से शुरू होता है और 46 में ही खत्म हो जाता है। शुरुआत होती है 11 दिसंबर 1845 ईस्वी को। इसमें क्या होता है, सिख सेना ने हरिके और कसूर पार करके ह्यूगोफ के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया था। 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा कर दी। लाल सिंह और जो तेजा सिंह थे उन दोनों ने विश्वासघात किया, यानी कि जो जिनके अंडर में ये सेना थी वो विश्वासघात करते हैं सिखों के साथ और सेना को 2 दिन तक रोके रखते हैं, यानी कि उधर जो अंग्रेज थे वो आगे बढ़ जाते हैं इन पे आक्रमण करने के लिए और ये सेना को वहीं पे रोके रखते हैं ताकि इनकी जो सेना थी वो कमजोर पड़ जाए। तो इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए ये रोके रखते हैं उसको और इसी वजह से जो सिख थे यहाँ पर वो हारते हैं। अब क्या है, सिख और अंग्रेजों के मध्य यहाँ पर 5 लड़ाइयाँ होती हैं। पहली होती है मुदकी में, दूसरी होती है फिरोज शाह में, तीसरी होती है बहोवाल में और चौथी होती है आलीवाल में। हालांकि ये जो 4 लड़ाइयाँ थी वो अनिर्णायक सिद्ध होती हैं, यानी कि इनसे कोई निर्णय नहीं निकलता। उसके बाद लड़ाई होती है 5वीं लड़ाई, सबराव की लड़ाई, जो कि निर्णायक सिद्ध होती है और यहाँ पर सिख पराजित हो जाते हैं। 9 मार्च 1846 को फिर लाहौर की संधि हो जाती है। इस युद्ध के पश्चात लाहौर की संधि में क्या तय किया जाता है कि जो सतलज नदी है उसके दक्षिण के जो प्रदेश हैं उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। सिख जो सेना है उसमें कमी कर दी जाएगी और 1.5 करोड़ रुपया का हर्जाना, यानी कि जो अंग्रेज हैं वो वसूलेंगे, क्योंकि जब अंग्रेज किसी से युद्ध करते थे तो हर्जाने के तौर पर उस हारने वाले राज्य से अपने युद्ध का हर्जाना जरूर वसूलते थे। तो 1.5 करोड़ रुपया हर्जाना वसूला जाता है और अगर 1.5 करोड़ रुपया वो नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि रुपए ना होने की स्थिति में जो व्यास से सिंध तक का क्षेत्र था जिसमें कश्मीर और हजारा के क्षेत्र पड़ते थे वो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। और जब ये अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है तो जो 1 करोड़ के बदले में जो कश्मीर वाला एरिया था वो जो अंग्रेज थे वो गुलाब सिंह को बेच देते हैं, यानी कि अंग्रेजों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, वो क्षेत्र का क्या करते, तो वो 1 करोड़ रुपए में जो कश्मीर उन्हें प्राप्त हुआ था वो जो गुलाब सिंह था उसे बेच देते हैं। इसके बाद दिलीप सिंह को राजा बनाया जाता है इसी संधि के अनुसार और जो रानी जिंदन थी उसको उसकी संरक्षिका बनाया जाता है और जो लाल सिंह था उसे वजीर मान लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध था वो समाप्त हो जाता है और किस तरह सिख उसमें पराजित हो जाते हैं। 1 वर्ष के लिए इस युद्ध के बाद हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है, यानी कि ये इस टाइम पे सिर्फ 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। अन्य किसी यूरोपीय की भर्ती पर रोक लगा दी, जो कि अंग्रेज हमेशा करते थे। दिलीप सिंह की रक्षा हेतु ब्रिटिश सेना का प्रबंध, यानी कि दिलीप सिंह की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सेना उनके राज्य में रखी गई, जिसका सारा खर्चा जो था वो राजा दिलीप सिंह को ही देना था। तो इस तरह से यही संधि की शर्तें थी। संधि अस्थायी सिद्ध हुई क्योंकि सिखों को अंग्रेजों का गुलाब सिंह को कश्मीर बेचना पसंद नहीं आ रहा था, यानी कि सिखों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि अंग्रेजों ने उनका जो कश्मीर है वो गुलाब सिंह को बेच दिया है, इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। हेनरी लॉरेंस ने राजमाता जिंदन और लाल सिंह पर संधि उल्लंघन करने का आरोप लगाया, क्योंकि संधि में यह तय हुआ था कि मतलब जो भी सारी चीजें हैं वो मानी जाएंगी, लेकिन जब ये नहीं मानी गई तो उन्होंने क्या किया, जो हेनरी लॉरेंस था जो वहां पर रेजिडेंट रखा गया था उसने राजमाता जिंदन और जो लाल सिंह था उस पर संधि उल्लंघन करने का आरोप लगाया और फिर दोबारा से दूसरे युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध हुआ, सिखों की हार के बाद भैरोवाल की संधि हुई जो कि 22 दिसंबर 1846 को हो गई। पंजाब का जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए एक अंग्रेज समर्थक 8 सिखों की समिति बनाई गई, यानी कि अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस को बनाया गया। मतलब यहाँ से क्या है कि जो दूसरा सिख युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि यहाँ पे मतलब संधि उल्लंघन करने का आरोप लगाया, दोबारा से युद्ध हुआ, युद्ध के बाद फिर से जाहिर सी बात है कि सिख ही हारे, सिखों के हारने के बाद एक और संधि लगाई गई। उस संधि में ये तय किया गया कि जो पंजाब का प्रशासन है उसको चलाने के लिए अब अंग्रेजों के समर्थक वाले 8 सिख बैठेंगे, उनकी समिति बनाई जाएगी और जो समिति का अध्यक्ष होगा वो अंग्रेज ही यानी कि हेनरी लॉरेंस ही होगा। इसके अलावा जो जिंदन थी उसका जो वार्षिक पेंशन थी, यानी कि उसको अब रानी वानी कुछ नहीं माना, अब उसको वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया, यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि यही शायद लोगों को भड़का रही, तो उसको वार्षिक जो पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया।
इसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जिसकी पृष्ठभूमि पीछे तैयार हो चुकी है। कारण क्या बने कि सिख सेना जो थी वो खालसा शक्ति को पुनः स्थापित करना चाहती थी, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाए, तो वो अपनी शक्ति वापस स्थापित करना चाहती थी। इसके अलावा इसी टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो डलहौजी होता है, और आप जानते हैं कि डलहौजी ने किसी भी राज्य को हड़प करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। तो डलहौजी नए प्रांत प्राप्त करने का कोई अवसर खोना नहीं चाहता था। तो ये मेन कारण थे जिसकी वजह से ये युद्ध जरूरी हो गया था, इसलिए युद्ध आवश्यक हो गया था। और इसके साथ ही अंग्रेजों ने कुछ अन्य कार्य भी किए थे, जिसकी वजह से जो युद्ध था वो तात्कालिक रूप से हो गया। रानी की जो पेंशन थी वो 1.5 लाख से घटाकर सिर्फ 48,000 कर दी। सिखों की जो सेना थी वो भंग कर दी गई। सेना में सिखों के स्थान पर अंग्रेजों की भर्ती करनी शुरू कर दी। मुल्तान का जो गवर्नर था मूलराज, उसको त्यागपत्र देने के लिए विवश किया गया, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो मुल्तान पर बाद में अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, यानी कि उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं आई, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इसी के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अब डलहौजी ने क्या किया, लॉर्ड गॉफ के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रमुख युद्ध हुए। पहला रामनगर का युद्ध हुआ, जो कि निर्णायक सिद्ध हुआ। उसके बाद सादुलपुर का युद्ध हुआ। सिख सेना इसमें पीछे हट गई, यानी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। 13 जनवरी 1844 को चिलिया वाला युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को कुछ क्षति हुई। इसके बाद 21 फरवरी 1849 को गुजरात में युद्ध हुआ, जिसको तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि निर्णायक रहा। अब इस युद्ध के बाद जो था, इस युद्ध में जो अंग्रेजों का नेतृत्व था वो चार्ल्स नेपियर कर रहा था। पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया। दोनों आंग्ल सिख युद्धों के समय जो सिख शासक थे वो दिलीप सिंह ही थे, यानी कि यहाँ पर चार्ल्स नेपियर उस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। यहाँ पर सिखों की हार होती है और इस तरह से जो पंजाब था वो भी अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। दोनों आंग्ल सिख युद्धों के समय जो शासक थे वो दिलीप सिंह ही रहते हैं। 29 मार्च 1849 को जो डलहौजी था उसने पंजाब को पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद जो मूलराज था, जो गवर्नर था वहां का, जिसको हटाया गया था, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ, उस पर मुकदमा चलाकर उसको मृत्युदंड दे दिया गया। पंजाब की जो व्यवस्था थी उसको संभालने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसमें प्रशासनिक जो कार्य थे वो हेनरी लॉरेंस वाली समिति को देखना था, भू राजस्व का जो कार्य थे वो जॉन लॉरेंस को देखने थे, और जो न्यायिक विभाग के कार्य थे वो चार्ल्स मैसन को देखने थे। तो इस तरह से 3 सदस्यों की एक समिति बना दी गई। राजा दिलीप सिंह को 5 लाख की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाद में इंग्लैंड भेज दिया गया, यानी कि पूरा राज्य पर कंट्रोल करके उनको पेंशन पर रख दिया। राजा को और इंग्लैंड भेज दिया कि आप वहां जाइए और शिक्षा प्राप्त करके आइए। कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया उनसे। जो डॉक्टर लगून थे उनको दिलीप सिंह का संरक्षक बना दिया गया। 1853 ईस्वी में दिलीप सिंह ने वहां जो जहां पे उनको भेजा गया था इंग्लैंड, वहां जाकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और वहीं पर नॉरफॉक में जमींदार की तरह रहने लगे। उसके बाद वो वापस आए और भारत में वापस आकर उन्होंने पुनः सिख धर्म को अपनाया। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की और किस तरह से जो उनके उत्तराधिकारी थे वो कमजोर निकले और जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनको मौका मिला कि वो सिख राज्य को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लें। किस तरह से सिखों और अंग्रेजों के मध्य आंग्ल सिख युद्ध हुए और बाद में अंग्रेजों ने सिख राज्य को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।